आतिफ भाई अभी बोलना स्टार्ट नहीं किया है। लोग जुड़ लें, ज्वाइन कर लें तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम। जिनकी मेरिट पोजीशन और सब्सिक्वेंट लिस्ट के बारे में क्यूरीज है ना, काइंडली वो एट द एंड ऑफ सेशन पूछिएगा, तो इंशाल्लाह उन सबको वन बाय वन आंसर करूँगा। अभी स्टार्ट में ना मैंने आप लोगों को जो आगे का लाहे अमल है, आप लोगों ने क्या स्टेप करने हैं उसके बारे में बताऊँगा। उसके बाद एट द एंड ऑफ सेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा कितने मेरिट तक मेरिट पोजीशन सेफ है और किस लिस्ट तक आपका नाम आ सकता है। अभी वेट कर लेते हैं, बाकियों को ज्वाइन कर लेने दें। इंशाल्लाह आप सबकी क्यूरीज को हम्म, थैंक यू थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हम्म, हम्म, नहीं, थोड़ी देर तक। सर मैं भी ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? कैसा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में आपका टाइम? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जिनका एडमिशन हो चुका है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। जिनका नहीं हुआ वो ये समझें कि नस्ट उनके काबिल नहीं थी। वो इससे कोई बेहतर यूनिवर्सिटी डिज़र्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जिन लोगों का एडमिशन हो चुका है उन लोगों ने क्या करना है कि जो एडमिशन पोर्टल है वहाँ पर जब आप लॉग इन करते हैं या अपना रोल नंबर एंटर करके अपनी मेरिट पोजीशन चेक करते हैं, तो साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी होती है कि सिलेक्शन लेटर प्रिंट करना है अगर आपने, फी स्लिप है, चेक लिस्ट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट ना पीडीएफ फाइल में सेव करके रख लेने हैं अपने पास। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो चेक लिस्ट आपकी होगी आप लोगों ने उसको प्रिंट आउट करना है।
चेक लिस्ट के ऊपर एक एक डॉक्यूमेंट का नाम मेंशन है कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। जैसे कि सबसे पहले होगा कि आप लोगों ने फ़ी स्लिप, जो आपने फ़ी है वो पे करनी है। पे करने के बाद बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने जो आपके सिलेक्शन लेटर है जो उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है ईमेल एड्रेस, कि इस ईमेल एड्रेस पे आप लोगों ने ना ईमेल कर देना है। उसमें क्या आ जाता है, आपका चेक लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद फ़ी स्लिप आ जाएगी, सिलेक्शन लेटर आ जाएगा, CNIC आ जाएगा। यहाँ पे हर डॉक्यूमेंट के आगे लिखा हुआ है अटेस्टेड कॉपी। तो आप लोगों ने इसके बारे में परेशान नहीं होना कि यहाँ पे अटेस्टेड मेंशन किया हुआ है तो हमें अटेस्ट करवा के फिर स्कैन करके ईमेल करना पड़ेगा। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका CNIC ओरिजिनल है, मैट्रिक और SSC का मतलब है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो आपका मैट्रिक होता है, और HSSC का मतलब होता है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो ओरिजिनल सनद या आपके पास रिज़ल्ट कार्ड है ना मैट्रिक और FSC, उसको भी स्कैन कर लेना है। फिर टर्मिनल डिग्री है। टर्मिनल डिग्री ये ऑप्शनल है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास रिज़ल्ट आने के बाद डिग्री भी आ चुकी है वो अटैच कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जिन्होंने 7th सेमेस्टर की बेसिस पे अप्लाई किया था और उनका अभी तक वो रिज़ल्ट नहीं आया 8th सेमेस्टर का, तो अभी उनके पास डिग्री नहीं है। तो उनके लिए ये ऑप्शनल है, वो ये ना भी भेजें तो काम चल जाएगा। आगे है टर्मिनल कॉपी ऑफ कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, कुछ बच्चों की क्यूरीज आ रही थी कि हमारे पास सर 7th सेमेस्टर तक की ट्रांसक्रिप्ट है, 8th तक की है, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है 8th सेमेस्टर की। तो वो स्टूडेंट्स जिनके पास 8th सेमेस्टर की ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, वो अपनी अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करें और अपने एग्ज़ाम कंट्रोलर से साइन करवा के ना, यानी कि अटेस्ट करवाने के बाद नस्ट को ईमेल कर दें, तो आप लोगों का काम चल जाएगा। इन केस आप लोगों के पास 8th सेमेस्टर की भी अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, प्लीज़ याद रखें, जिनके पास 8th सेमेस्टर की अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है, तो वो ये क्या कर सकते हैं, वो आप 7th सेमेस्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट है ओरिजिनल वही उन्हें ईमेल कर दें और साथ मेंशन कर दें कि सर हमारा जो रिज़ल्ट है वो फ़लाँ डेट को अनाउंस हो रहा है। तो आई गेस सब यूनिवर्सिटीज़ का विद इन 1 to 2 वीक्स रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। अगर फिर भी देर है तो आप लोग मैक्सिमम 1 से 2 वीक का टाइम लें कि हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो 1 से 2 वीक में अनाउंस हो जाएगा। तो अभी हमारे पास नहीं है, तो मीनवाइल आप लोग अपनी मतलब डिग्री शो करने के लिए आप 7th सेमेस्टर तक के रिज़ल्ट का यानी कि जो ट्रांसक्रिप्ट है वो साथ भेज दें। ठीक हो गया, ये सबसे मेन इशू था। उसके बाद है कि गैट स्कोर, गैट का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास नहीं है और NTS की तरफ से इशू नहीं किया गया उनको। तो आप लोग क्या करोगे कि जो आप लोगों का NTS का पोर्टल है वहाँ पर जाएं। NTS के पोर्टल से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लेना। जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं रिज़ल्ट कार्ड का तो उसके पिक्सल्स गिर जाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, Ctrl+P करके उसको PDF फाइल में सेव कर लेना है, प्रिंट करके किसी भी 17th ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्ट करवा लेना है। ठीक है, फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए आपको जो कैफ़े वगैरह नेट कैफ़े होता है वहाँ पे जाके स्कैनर से स्कैन करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने मोबाइल में ऐप एक इंस्टॉल कर लें, कैम स्कैनर के नाम से ऐप है, CS भी कहते हैं और कैम स्कैनर भी कहते हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि वो ऐप इंस्टॉल कर लें और उससे ये डॉक्यूमेंट स्कैन करके ईमेल कर दें। ठीक हो गया। अब जो मेन चीज़ होती है, काफ़ी सारे बच्चों का ये भी सवाल है कि जो हॉस्टल है उसके लिए उन्होंने अप्लाई करना है लेकिन उनको लिंक नहीं मिल रहा। तो याद रखें, जो आपका पोर्टल है PG एडमिशन अपडेट PG एडमिशन्स वाला nust.nust.edu.pk, वहाँ पे जो हॉस्टल फॉर्म अवेलेबल है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एडमिशन H12 सेक्टर में हुआ है। ठीक है, याद रखें ये सिर्फ उन लोगों को शो होगा जिनका एडमिशन H12 सेक्टर में हुआ है। अगर किसी का EME, MCS, CAE या MCE और PNEC में हुआ है तो उनको वहाँ पे वो लिंक शो नहीं हो रहा होगा। तो उन लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के जो रिस्पेक्टिव कैंपस हैं उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर देखें कि आप लोगों के हॉस्टल का प्रोसीजर क्या होता है। EME का मुझे पता है उनका भी पोर्टल बना हुआ है EME की वेबसाइट पे, लेकिन अभी उन्होंने पोर्टल क्या किया है कि एक्टिव नहीं किया हुआ। ठीक है, एक्टिव नहीं किया हुआ और वो कल तक एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा।
जो ईएमई कैंपस है उनके हॉस्टल की अलॉटमेंट फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होती है। आप जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको हॉस्टल मिलने का। लेकिन जो H12 कैंपस है यहाँ पर जो लास्ट ईयर पॉलिसी थी वो ये थी कि मेरिट और आपकी जो होम रेजिडेंशियल होम टाउन है वो H12 सेक्टर से कितना दूर है। जितना ज़्यादा दूर के एरियाज़ की तरफ आप जाएंगे उन लोगों को हॉस्टल जल्दी मिल जाएगा। लेकिन याद रखें ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है H12 का हॉस्टल जो मिलना है ना। एक होता है आपका मेरिट नंबर और दूसरा होता है आपका होम टाउन कितनी दूर है। ठीक है, तो लिंक एक्टिवेट हो गया है H12 में जिन्होंने अप्लाई करना है तो वो अप्लाई कर दें। जितना जल्दी हो सकता है आप अप्लाई करें। अनपेड फ़ीस का स्टेटस क्लिक करके आप अप्लाई कर दें, उसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन ये याद रखें कि नस्ट की पॉलिसी किसी वक्त भी चेंज हो सकती है, तो आप इस वजह से ना बैठे रहें कि मेरिट मेरा नंबर 1 है तो मैं परसों भी अप्लाई करूँगा तो मुझे मिल सकता है। तो क्या पता एट द एंड पॉलिसी चेंज हो जाए और जो पॉलिसी नहीं ये आ जाए कि जिन्होंने पहले अप्लाई किया है हम उन्हें हॉस्टल देंगे, तो फिर तो आप लोग उड़ गए। ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, अब आप लोगों ने हॉस्टल के लिए जितना जल्दी हो सकता है अप्लाई करें। अभी फिर नीचे एक क्वेश्चन आ रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके या उनकी कॉपी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास ओरिजिनल हैं डॉक्यूमेंट तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करें और भेज दें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चेक लिस्ट पुरानी है। जब हम डॉक्यूमेंट सेंड जो करते थे वो टीसीएस के थ्रू भेजते थे तो उस वक्त ये अटेस्टेड कॉपीज़ मांगते रहते। नस्ट वालों ने भी अपडेट करने की तौफीक नहीं की, वो वैसे का वैसे ही चल रहा है। खैर, कहने का मकसद ये है कि आप लोग अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको ही स्कैन करें और वही भेज दें, तो इस पे इशू नहीं होगा। उसके बाद हॉस्टल का मैंने आपको बता दिया है कि हॉस्टल आप जितनी जल्दी हो सकता है अप्लाई करें। फ़ी का स्टेटस अगर आपका अनपेड है तो उसी की बेसिस पे कर दें, अनपेड क्लिक करके, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जो मेन चीज़ ये थी कि जल्दी जितना हो सके उतना अप्लाई करें। ठीक हो गया। अब मुझे पॉइंट्स भूल रहे हैं क्या बोलना था। एक तो ये बात होगी, दूसरा ये चीज़ थी कि आप लोग थोड़ा सा जो मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है लोगों में, वो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है कि नंबर ऑफ़ मेरिट लिस्ट्स। अब नंबर ऑफ़ मेरिट लिस्ट का क्या मतलब है? फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आई है उसमें आपको हर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको एक मेरिट नंबर अलॉट हुआ है। ठीक है, अब वो मेरिट नंबर कैसे बना है? आप लोगों एक प्रोग्राम में जितने बच्चों ने अप्लाई किया है उनके एग्रीगेट की बेसिस पे उन्होंने उनको एक एक नंबर अलॉट किया है। सबसे हाईएस्ट को नंबर 1, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक हो गया। अब आपको जो मेरिट नंबर है हर फील्ड का अलग मिल गया। अब फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में जो मैंने आपको एक वीडियो यूट्यूब पर लिंक शेयर किया था वो एक रेंज है। ठीक है, 35 किसी पे लिखा हुआ है, किसी पे 30 है, किसी पे 25 है। तो ये जो नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं ना, ये फ्लैक्चुएट करती रहती हैं। ठीक है, जो मैंने आपको नंबर ऑफ़ सीट्स बताई थी ये कंजर्वेटिव वैल्यूज़ बताई थी। जो एचईसी की तरफ से अलाउ हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन नस्ट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, थोड़े से कम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं, उन एडमिशन देते हैं। तो इसी तरह जिस तरह हमारे पास अभी स्ट्रक्चर्स की एक हमारी फील्ड है नस्ट H12 कैंपस में नाइस में कराते हैं, उसमें जो एचईसी की तरफ से अलाउ हैं वो ऑलमोस्ट 45 to 50 है। लेकिन कभी भी वो 45 to 50 स्टूडेंट्स को नहीं रखते, वो हमेशा 35-40 स्टूडेंट्स तक को रखते हैं। तो ये जो मेरिट इस दफ़ा सीट्स नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं वो उसी रेंज में सेलेक्ट किए हैं। अब सेकंड मेरिट लिस्ट का क्या मतलब है? जिन बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया था और उनमें से कुछ बच्चों ने उस प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए होते हैं अपना बैकअप प्लान के तौर पे। कईयों के 3 में आपने देखा होगा ग्रुप में, कईयों के 3 में एडमिशन हुआ है, कईयों का 4 में एडमिशन हुआ है। ठीक हो गया, किसी का 5 में हुआ है। तो वो हर एक स्टूडेंट एक फील्ड में रह सकता है तो वो बाकियों को ड्रॉप कर देता है। अब जब ड्रॉप हो गया है तो वहाँ पे क्या होगी, वैकेंसी जनरेट होगी। अब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में उन बच्चों को, उतने बच्चों को वो आगे एडमिशन देते हैं जितने बच्चों ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में फ़ीस पे नहीं की उस फील्ड में।
तो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाता। अब जो सेकंड में फॉर एग्जांपल 10 बच्चों को उन्होंने एडमिशन दिया था, 10 में से 5 बच्चों ने फ़ीस पे कर दी है। अब फिर 5 बच्चे बच गए हैं, आपके पास 5 सीट्स हैं, आप 5 और बच्चों को रिक्रूट कर सकते हैं। वो क्या करते हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट में आगे वाले 5 बच्चों को एडमिशन दे देते हैं। अब अगले 5 में से जितने बच्चे एडमिशन सिक्योर करेंगे, फ़ीस पे कर देंगे, उनकी पोजीशन तो सिक्योर होगी। अब जो बाकी सीट्स रह गई उनको पूरा करने के लिए नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में जगह मिल जाती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है, जो एक मेन चीज़ है, वो ये है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ना, मेन ऑफिस की तरफ से उनको अथॉरिटी दी गई है, आप अपनी मर्ज़ी से मेरिट लिस्ट मतलब अलाउ कर सकते हैं। आपने 2 मेरिट लिस्ट तक बच्चों को रिक्रूट करना है, 3 तक करना है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स वाले हैं, और स्ट्रक्चर्स वालों का मुझे स्पेसिफिकली पता है कि वो सिर्फ 2 मेरिट लिस्ट तक ना बच्चों को रिक्रूट करते हैं, उसके बाद वो फुल स्टॉप लगा देते हैं, फिर किसी बच्चे को रिक्रूट नहीं करते, चाहे उनके पास वैकेंसी हो चाहे उनके पास वैकेंसी ना हो। अब आपका 2 या 2 से ज़्यादा मेरिट लिस्ट में एडमिशन हो गया है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हैं कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। आप आंखें बंद करके किसी भी फील्ड में ना उसकी फ़ीस पे कर दें। अब आपने फ़ीस पे कर दी, आपसे वो विलिंगनेस भी ले लेंगे कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप विलिंगनेस इसके लिए शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका 2 फील्ड्स थी, एक थी स्ट्रक्चर्स थी और एक थी ट्रांसपोर्टेशन। मेरा दोनों में एडमिशन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि चलें मुझे ना स्ट्रक्चर्स में आप रिक्रूट कर लें। मैंने उनको विलिंगनेस दे दी कि आप मुझे स्ट्रक्चर्स में रख लें। अब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम मैं सिर्फ इसी में आएगा, बाकियों में नहीं आएगा, एडमिशन इसमें सिक्योर होगी। अब थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद मुझे याद आता, ओ यार मेरा दोस्त तो उधर था मेरा दोस्त दूसरी प्रोग्राम में है यार, मैं इधर स्ट्रक्चर्स में आ गया हूँ, वो ट्रांसपोर्टेशन में, इधर मैं बोर हो रहा हूँ, तो अब क्या करूँ तो नेक्स्ट आपको एक इतनी सी फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप 3 मेरिट लिस्ट के बाद भी अपने प्रोग्राम को स्विच कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चर्स में थे, आप वापस ट्रांसपोर्टेशन में जा सकते हैं। ठीक हो गया, इस चीज़ को क्लियर हो गया। अब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपने 2 या 2 से ज़्यादा में अप्लाई किया था, एक जो आपकी पसंद की मेरिट लिस्ट प्रोग्राम था उसमें आपका नाम नहीं आया, लेकिन दूसरी लिस्ट में आपका नाम, दूसरे प्रोग्राम में आपका नाम आ गया। अब आप ये कंफ्यूज हैं कि मुझे फ़ीस पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये ज़रा गौर से सुन लें, ऐसे बच्चे जिनका अपनी पसंद के प्रोग्राम में नहीं आया नाम, लेकिन किसी और प्रोग्राम में आ गया, तो उनके लिए लाजमी है कि वो फ़ीस को पे करें। अगर वो फ़ीस पे नहीं करेंगे तो वो दोनों लिस्ट यानी कि दोनों प्रोग्राम्स की आने वाली लिस्ट से ड्रॉप हो जाएंगे और उनको फिर चांस नहीं मिलेगा दोबारा। तो आपका अगर किसी भी एक में नाम आ गया है तो आपको आप पे लाजिम है कि आप फ़ीस पे करें आगे वाली लिस्ट में अपना नाम सिक्योर करने के लिए। अगर आप नहीं पे करते तो आप लोगों का आगे वाली लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक हो गया, ये था लिस्ट के बारे में। अब है जी, चलें जी, मैं रिस्क ले लेता हूँ। मेरा पसंद की फ़ील्ड में एडमिशन नहीं हुआ लेकिन दूसरी फील्ड में हुआ है। अब मैं ना रिस्क ले लेता हूँ कि मैं फ़ीस पे कर देता हूँ। अगर मेरा उस लिस्ट में नाम ना आया उस प्रोग्राम, तो मैं अपनी फ़ीस रिफ़ंड कर लूँगा। तो नेक्स्ट की फ़ीस रिफ़ंड की एक पॉलिसी है, वो इस तरह है कि अगर आप किधर गई पॉलिसी, हाँ हाँ जी। तो रिफ़ंड की क्या पॉलिसी है, आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है 30 सितंबर से स्टार्ट होगी। 13 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है। अगर तब तक आपका नाम नहीं आता और आप अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवा लेते हैं तो आपकी 100% फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। लेकिन याद रखना, आपकी जो एडमिशन फ़ीस होगी वो 10,000 या 12,000 होती है, वो रिफ़ंड नहीं होगी, बाकी की सारी फ़ीस आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। अगर आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, फ़र्स्ट वीक आप क्लासेस अटेंड करते हैं और उसके बाद आपका माइंड बन जाता है यार फर्स्ट वीक मैंने गुजार लिया, मुझे नस्ट का माहौल ना पसंद नहीं आया, तो मैं अपना एडमिशन विदड्रा कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप 100% अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवा सकते हैं और आपको 100% फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। और सिर्फ एडमिशन फ़ीस मैंने आपको बताया कि वो नॉन रिफ़ंडेबल है, और विद इन 15 डेज़ आपकी 50% हो जाएगी, यानी कि 7 to 15 डेज़ के अंदर अगर आप रिफ़ंड करवाते हैं तो 50% रिफ़ंड होगी, और उसके बाद आपको सिर्फ 10,000 जो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस रिफ़ंडेबल है वही मिलेगी। ठीक हो गया ये था आपकी फ़ीस की रिफ़ंडेबल पॉलिसी।
और आपका मैं लिस्ट के बारे में था कि अगर मैं एक लिस्ट में आ गया हूँ दूसरे लिस्ट में नहीं आ रहा तो इसका क्या चक्कर है। ठीक हो गया। एक लास्ट चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको अपनी आप लोगों की जो फील्ड्स हैं उससे रिलेटेड बताऊँगा कि आपका कितना मेरिट है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो सीन यूँ है कि आप याद रखें, आप बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं कि हम PDF फाइल सेंड करें या JPEG फाइल सेंड कर दें पिक्चर्स की फॉर्म में। तो कोई इशू नहीं है, आप PDF फाइल भेज दें या JPEG फाइल भेज दें, लेकिन बेहतरीन ये रहेगा कि आप कोई एक सा सीक्वेंस सेलेक्ट करें। ये ना हो कि कुछ डॉक्यूमेंट PDF फाइल में है, कुछ आपके पिक्चर्स की फॉर्मेट में। तो याद रखें कि एक फॉर्मेट रखें, जो भी रखें। तो जो वो है ना क्राइटेरिया आपका, वो क्राइटेरिया है दूसरा आपका साइज़ का। तो साइज़ का ये है कि आपने ईमेल करने हैं डॉक्यूमेंट्स। ईमेल में करने में क्या होता है कि आपके पास मैक्सिमम जो अलाउेबल साइज़ होता है ना ईमेल्स में, वो 25 MB का होता है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स आई गेस आप लोगों के 25 MB से कम ही होंगे। अगर कोई ज़्यादा हैं तो उनको रिड्यूस कर लें। मैं एक डिटेल वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसमें वो थ्रू एनिमेशन समझाया गया कि किस किस तरह से आप साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कैसे आप लोगों ने अरेंज करने हैं। वो इंशाल्लाह मैं आज रात नहीं तो सुबह तक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। अब आ जाते हैं, चलें जी, ये एक क्वेश्चन आया है कि हॉस्टल प्रोसीजर क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया है, आप लोगों ने क्या करना है कि अपने जो कैंपस है ना, जिस कैंपस में आपका एडमिशन हुआ है उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसकी वेबसाइट में जाके हॉस्टल्स वाले टैब में जाएं, वहाँ पे सर्च करें कि उनका हॉस्टल का प्रोसीजर क्या होता है। ज़्यादातर का क्या होता है कि थ्रू पोर्टल हो जाता है। कुछ कैंपस का ये होता है कि आपने एप्लीकेशन फिल करके ईमेल कर देनी होती। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा आप लोग अपने कैंपस की वेबसाइट पे जाएं, उस वेबसाइट पे अपने हॉस्टल का प्रोसीजर पढ़ें। सब का प्रोसीजर वहीं पे दिया होता है। जैसे आपका कैंपस है फॉर एग्जांपल PNEC, तो आप लोग लिखें PNEC नस्ट हॉस्टल प्रोसीजर, या हॉस्टल लिख दें तो आपका पहला ही जो आ जाएगा लिंक होगा उसको ओपन करें, वहाँ पे सारा प्रोसीजर मिल जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी मेरिट पोजीशन पे कि अगर आपका मेरिट नंबर फलां है तो आपके क्या चांसेस हैं। मैंने आपके साथ 2 वीडियोस शेयर की थी नंबर ऑफ़ सीट्स की। अब जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं या ये नेचुरल साइंसेस के प्रोग्राम्स हैं, ठीक हो गया, या बायोटेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं मेडिकल के, जिस तरह वो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल साइंसेस हैं। ठीक है, आप लोग क्या करें, वो जो नंबर ऑफ़ सीट्स दी हुई हैं उनको डबल कर लें। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ सीट्स जो थी बायोमेडिकल साइंसेस में वो 30 थी, आप उसको डबल कर लें 60। ठीक है, अगर आपका मेरिट नंबर 60 के दरमियान में है कहीं, तो इसका मतलब है देयर आर चांसेस कि आपका किसी आगे आने वाली लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है, इसी तरह आप आ जाएं इंजीनियरिंग के प्रोग्राम। मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, सिंपल टेक्निक क्या यूज़ करनी है, आप नंबर ऑफ़ सीट्स को डबल कर लें। फॉर एग्जांपल अगर आपके प्रोग्राम में नंबर ऑफ़ सीट्स 30 हैं तो 30 को डबल करें 60। आपका मेरिट नंबर अगर इन बिटवीन 1 to 60 है तो इसका मतलब है आप किसी आने वाली अपकमिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आ जाएं वो जो हैं हमारे बिज़नेस वाले भाई बहन, उनके लिए क्या सीन है, वो भी अपना नंबर ऑफ़ सीट्स डबल कर लें सिवाय MBA में। MBA में लोग नहीं छोड़ते, कहते हैं कि मैनेजमेंट का ही दौर है, हम मैनेजमेंट ही करते हैं। तो वहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट्स, मैक्सिमम मेरिट जा सकता है ना, वो 135 या 130 तक जा सकता है। अगर आपका मेरिट नंबर 130 या 135 के दरमियान है या कहीं भी है तो आप किसी आने वाली एक लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा। 3rd में आ सकता है, 4th में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है। आप पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद है बहार रख, तो किसी एक मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल नंबर ऑफ़ मेरिट लिस्ट टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है ना इन रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स, वो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। ठीक है, वो आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखें, आपको एक एक प्रोग्राम का नंबर ऑफ़ सीट्स मिल जाएंगी। अब वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सीट्स दी हुई हैं वहाँ उसकी निस्बत कुछ डिपार्टमेंट्स वालों ने कम रिक्रूट किए हैं, कुछ ने ज़्यादा किए हैं।
मैं अगेन आपको यही कहूँगा कि वो इसलिए किया है कि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी मर्ज़ी होती है। कुछ ये करते हैं कि फर्स्ट मेरिट में 25 का कर लिया है, अब आगे 10-15 बच्चों को और अकोमोडेट कर लेते हैं, तो वो किसी तरह से अपने टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स को रिटेन कर लेते हैं। जो मैंने नंबर ऑफ़ सीट्स का वो डाटा इकट्ठा किया है, वो मैंने जो इन प्रोग्राम्स में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, उनको इंडिविजुअली कॉल करके पर्सनली हर एक बंदे को कॉल की, मैसेज किया, यार मुझे ये बता कि तेरे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में कितने बंदे हैं, तेरे बैच में कितने नए लोग आए। तो इट टुक अराउंड 7 डेज़ कि मैंने वो 7 डेज़ में सारा वो डाटा कलेक्ट किया था। तो वीडियो लिंक यार इसी ग्रुप में पड़ा हुआ है, आप लोग स्क्रॉल करें, आपको कहीं मिल जाएगा, नहीं तो मैं वीडियो के एंड पे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया। अभी भी किसी का कोई इशू है नंबर ऑफ़ सीट्स में, एमएस फिज़िक्स की टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं जी? उनकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 25 है। तो अगर आपका मेरिट नंबर विद इन 50 है तो आपका किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। वीडियो सर्च आप यूँ कर लें कि आप लोग टाइप करें कि यार मैं इधर आपको यूट्यूब से दिखाई देता हूँ, शायद आई हैव लिंक यूट्यूब। हाँ जी, ये वो आप लोग गूगल कर सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। ये वो वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब पे पड़ी होंगी, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, वैक्सीन लगवानी है या नहीं है? आप लोगों को मैंने कहा था कि आपकी मैं वो जो पीजी एडमिशन वाला पोर्टल है, उस पे आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट है ना वो डाउनलोड कर लेने। जब आप डाउनलोड करेंगे ना, उसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी पड़ा है। तो आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होनी है 30 सितंबर से। तो आप लोगों ने आप लोगों को जो वैक्सीन की मैक्सिमम डेट दी हुई ना, वो 1 अक्टूबर है। तो दैट मीन्स आप लोगों के लिए वैक्सीन कंपलसरी है, ठीक है। तो वैक्सीन जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग करवाएं, वरना नेक्स्ट वाले तो आप लोगों को कैंपस के अंदर ही नहीं घुसने देंगे, आपकी फ़ीस भी ले लेंगे और कहेंगे हाँ भाई आप लोग कौन किधर मुँह उठा के आ गए हो, ठीक है। तो नहीं, मैंने मैथमेटिक्स की आई गेस 25 सीट्स मेंशन की है, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि नंबर ऑफ़ सीट्स फ्लैक्चुएट करती रहती हैं, तो उसमें इतना एग्जैक्ट फिगर नहीं होता। जो एचईसी की तरफ से अलाउ होती हैं वो जो मैंने आप लोगों को बताया ना नंबर ऑफ़ सीट्स, उससे भी ज़्यादा होती, लेकिन बीएस एमएस मैथमेटिक्स में 25 नहीं 25 सीट्स होती हैं, 35 नहीं होती। अब चैनल पे देखें, शायद मैंने वहाँ पे भी यही दी हैं। ओके जी। हाँ जी, कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि कैंपस कौन सा बेहतर है। अगर आप लोग कैंपस को कैटेगराइज करते हो तो मैं इस तरह से कराता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि आप लोगों की लैब फैसिलिटीज़ नंबर 1 थिंग, सेकंड फैकल्टी, थर्ड आप लोगों की कैंपस लाइफ, नंबर 4 सोशल लाइफ, और फिफ्थ जो होती है ना आपकी फैसिलिटीज़ जो होती हैं, मतलब माहौल। माहौल किसी और मीनिंग में ना लेके जाएं। माहौल का मतलब ये है कि जैसे इस्लामाबाद है और पंजाब है, देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सबसे टॉप पे जो कैटेगराइज कराता हूँ ना, वो H12 कैंपस को कराता हूँ। उसकी वजह ये है कि एक तो उसकी लैब फैसिलिटीज़ बहुत एडवांस हैं, दूसरा ये है कि वो एक मेन कैंपस है, तो वहाँ पे फैकल्टी जो होती है ना वो टॉप क्लास उन्होंने बैठाई हुई है, ठीक है। थर्ड, कैंपस लाइफ आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाके देख लें, यूट्यूब पे देख लें कि नस्ट की H12 कैंपस की लाइफ कैसी है। सोशल लाइफ देख लें आप लोग। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं आता तो किसी दिन हमें इंजॉयमेंट में ना H12 का एक चक्कर निकाल ला ना, तो आप लोग देख लेंगे कि वाई आई प्रेफर H12। उसके बाद फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों को जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव है,
एडमिन बहुत कोऑपरेटिव होती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि हम मेन ही कैंपस में हैं तो हमारी कहीं कंप्लेंट लग गई तो हम जॉब से फारिग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद H12 कैंपस के बाद मैं प्रेफर करता हूँ EME। ठीक है, EME के बाद MCS, उसके बाद MCE, फिर CAE, PNEC वो लोग प्रेफर करें जो कराची से हैं या सिंध से हैं, क्योंकि उनको करीब पड़ जाता है, उनके लिए आना जाना आसान होता है। हाँ जी कुर्रतुल आइन, आपके अच्छे चांसेस हैं, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लिस्ट में आ जाएंगी। आपको क्या नाम है, इमरान खान? यार इमरान खान, आपकी सारी सीट्स हैं, हम लोग कौन होते हैं? आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट लिस्ट में आ जाएगा। आर सी एम एस को ये कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में सुपर कंप्यूटर है ना, तो वो एक RCMS वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर सुपर कंप्यूटर पड़ा हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो डिपार्टमेंट किस कदर एडवांस है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की सीट्स का नहीं बताया आप, मैंने आपको यूट्यूब का बताया ना चैनल पे, वहाँ पे मैंने वीडियो रखी हुई है। आप मैं क्यूरीज के आंसर दे दे के इतना फ्रस्ट्रेटेड और दिमाग से पैदल हुआ पड़ा हूँ, तो अब मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ फिगर्स याद नहीं है, आई गेस 25 तक होंगे। हॉस्टल फॉर्म एडिट नहीं हो रहा, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपको एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वाकई कोई चीज़ गलत होगी या ईमेल एड्रेस या कोई डिटेल्स गलत पुट कर दी, फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको ईमेल कर दें DD हॉस्टल्स को कि मुझसे ये गलती होगी थी। ठीक है यार, अगेन वही बात, मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ सीट्स याद नहीं है। मैंने यूट्यूब वीडियो बनाई थी एक, उसका लिंक मैंने ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है, दोबारा कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख ले। और नंबर ऑफ़ सीट्स को आप लोगों ने डबल कर देना है, और अगर आपका नंबर उसी के दरमियान आ रहा होगा तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोग सेफ़ साइड पे हैं या सेफ़ साइड पे नहीं। गेट रिज़ल्ट नहीं है, अगर ठीक है आपके पास गेट रिज़ल्ट नहीं है, तो आप लोग सिंपली क्या करें, NTS की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से अपना रिज़ल्ट कार्ड डाउनलोड करें। रिज़ल्ट कार्ड डाउनलोड कर किस तरह करना है, Ctrl+P करना है। ठीक है, PDF फाइल में डाउनलोड करें, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसमें वो गिर जाता है, आपके पिक्सल्स गिर जाते हैं। इफ़ यू हैव नॉट व्हाट इफ़ आई हैव नॉट ट्रांसक्रिप्ट, अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आप अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करें, उसको अपने एग्ज़ाम कंट्रोलर से टेस्ट करवाएं और नस्ट को ईमेल कर दें। अगर 8th सेमेस्टर तक की नहीं है तो 7th सेमेस्टर तक की ओरिजिनल भेजें। आज मैंने उनकी वेबसाइट पे मैंने आज कॉल की थी, सॉरी वेबसाइट कह रहा हूँ, EME की एडमिन को मैंने कॉल की थी, एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल की थी। तो दे सेड कि उन्हें मेरिट लिस्ट का पता नहीं था कि आज आने वाली हैं, तो उन्होंने लिंक को एक्टिवेट नहीं किया। तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल तक वो EME का हॉस्टल वाला लिंक ओपन हो जाएगा। हाँ जी, अगर आपके पास सनद नहीं है मैट्रिक और FSC की, तो आप डिटेल्ड मार्कशीट जो आप लोगों को बोर्ड की तरफ से आती है उसको स्कैन करें और वही आप लोग भेज दें, कोई इशू नहीं होगा। सर 63 मेरिट नंबर, चांसेस इन स्ट्रक्चर्स बहुत कम है। लास्ट टाइम जो क्लोज हुआ था स्ट्रक्चर्स का मेरिट वो 56 पे हुआ था, और इस साल थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। हाँ जी, जो बच्चे मेरिट बेस नीड बेस स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई किया था उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, ये एक मैं बहुत अहम पॉइंट था वो भूल गया हूँ। तो ऐसे बच्चे जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके लिए मुश्किल है कि आगे वाले सेमेस्टर्स में फ़ीस पे कैसे कर सकते हैं, तो जो नस्ट की पॉलिसी है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। लेकिन नस्ट की पॉलिसी ये कहती है कि आप लोगों को फ़र्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस फुल पे करनी पड़ेगी और उसकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं है। तो मैं ये प्रेफर करूँगा, अगर आप लोगों के पास फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस नहीं है तो आप इधर उधर से पकड़ के ना फ़ीस जमा करवा लें। जब आपकी फ़ीस जमा होगी, अब आपका एडमिशन सिक्योर हो गया, अब आप नस्ट में आ जाएं। ठीक है, अब आप नस्ट में आ गए हैं, अब आप लोगों को तब तक कोई नहीं निकाल सकता जब तक आपकी डिग्री नहीं हो जाती। ठीक है, मैं वो क्या कहें, मतलब नेक्स्ट वाले आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे कि भाई आपने फ़ीस जमा नहीं करवाई तो हम आपको अगले सेमेस्टर में बैठने नहीं देंगे। नेक्स्ट की सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ये बच्चों को फोर्स नहीं करता, अगर आपके पास फ़ीस नहीं है तो फ़ीस पे करें, ये वो ब्लैकमेलिंग नहीं होती। आप लोग सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे करेंगे, बाकियों की भूल जाओ अगर आपसे नहीं हो सकती।
नस्ट 3 तरफ की स्कॉलरशिप्स देता है। एक होती है नीड बेस, जिसके लिए एप्लीकेशन जो होती है आपकी एमएस के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसके साथ ही एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। सेकंड, अब वो तो डेट गुजर गई, अब आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब सेकंड क्या है आपके पास ऑप्शन, मेरिट बेस्ड। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो होती है ना वो 5 से 8 होती हैं पूरे कैंपस के लिए, तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो आप वो नहीं कर सकते अफोर्ड। मतलब अगर आपको नहीं मिलती तो फिर क्या है आपके पास पॉसिबिलिटी। अब तीसरा चांस क्या है कि आप फ़ीस डेफरमेंट करा सकते हैं। 50% फ़ीस आप सेमेस्टर की साथ साथ पे करते जाएं, और जो रेस्ट ऑफ 50 है वो जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए आप तब पे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी 50% फ़ीस थी, 50% डेफर करवा दी, 50% आपने अभी पे करनी है। अब 50% की भी आप इंस्टॉलमेंट्स बनवा लें, 20,000 25,000 की बन जाएगी, 2 इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर दें, राइट। अगर आपके पास ये डेफरमेंट वाली भी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती तो देयर इज़ एन अनदर अपॉर्चुनिटी। अब वो क्या है कि आप लोग इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नस्ट इंटरेस्ट फ्री लोन देता है अपने स्टूडेंट्स को, एक डिपार्टमेंटल लेवल पे होता है, और उसके बाद क्या होता है दूसरा जो होता है ना लोन होता है वो आपको कैंपस की तरफ से मिलता है। तो आप डिपार्टमेंट में भी लोन के लिए अप्लाई करें और मेन ऑफिस में भी अप्लाई करें। अब फॉर एग्जांपल बहुत बुरा वर्स्ट सिनेरियो केस होता है, आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती, कोई आपको लोन नहीं मिलता, अब आप क्या कर सकते हैं। तो देर इज़ स्टिल अ ऑप्शन कि आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वो ऑप्शन क्या है कि नस्ट की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको स्टूडेंट्स रन कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स बहुत नेक्स्ट लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वो फंड्स जनरेट करते हैं, ऐसे बच्चे जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या करते हैं। अगेन याद रखना, वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीस, अब हर कोई उठ के अगर अप्लाई करना स्टार्ट कर दे, उनको मैसेज करना स्टार्ट कर दे, तो कई लोगों का हक मारा जाता है। तो अब आप लोगों ने अपनी ईमानदारी से उन लोगों को अप्रोच करना है कि सर मैं मतलब इस तरह फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, आप लोग क्या पॉसिबिलिटी है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरे लिए फ़ीस अरेंज कर दें, जब मेरे पास होगा मैं आपको रिटर्न कर दूँगा, अगर आप नहीं भी रिटर्न करते तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इतने ऑप्शंस हैं आपके पास फ़ीस पे करने के, लेकिन याद रखना पहली फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, किसी से उधार पकड़ें, किसी दोस्त से लोन पकड़ें, फैमिली से लोन पकड़ें, कोई चीज़ बेचनी पड़े, तो ये वाली अपॉर्चुनिटी आप लोग मिस ना करें। अगर ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं तो फिर दोबारा आपको नहीं मिलने वाला मौका नस्ट की तरफ से। तो अगर किसी स्टूडेंट को इन में कन्फ्यूजन है फ़ीस के बारे में तो मुझे टेक्स्ट कर दे, पोस्ट कर दे, मैं उसको फोकल पर्सन से मिला दूंगा, उनको डायरेक्ट करवा दूंगा। लेकिन याद रखना वो बंदे मेरे पास आएँ जो वाकई डिज़र्विंग हैं। ठीक है। हॉस्टल फ़ी ऑफ MCS, यार अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन रफ़ एस्टिमेट ये है कि 4500 से 6500 पर मंथ रेंट होता है, और 180 रुपीज़ पर डे के हिसाब से मैथ्स होता है। तो अब आप लोग कैलकुलेट कर लें। ये क्यूरी आई है, क्या है जी, 164। यार बहुत मुश्किल है, बहुत दूर की बात है यार। सेकंड मेरिट लिस्ट इंशाल्लाह 15 या 17 तक आ जाएगी। सब ऑनलाइन अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट, जी जी आप सब कुछ ऑनलाइन करना है, कुछ चीज़ भी आप लोगों ने TCS नहीं कराना। ट्रांसक्रिप्ट 8th की नहीं है, काइंडली बता दें। अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट डाउनलोड करके एग्ज़ाम कंट्रोलर से साइन करवाएं और वो कर दें, उनको ईमेल कर दें। अगर अनऑफिशियल भी नहीं है तो फिर आप 7th सेमेस्टर तक की ऑफिशियल भेज दें, साथ में ये रीज़न बता दें कि आपका रिज़ल्ट 1-2 वीक्स में आ जाएगा। MS मैथ 55th पोजीशन, चांसेस कितने हैं। आप बॉर्डर लाइन केस हो यार, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा पेवस्ता रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख, चांसेस हैं आपके। अभी तक मुझे लास्ट मेरिट पोजीशन का कोई आइडिया नहीं है, तो मुझे भी ना शर्मिंदा करें, ख़ुद को भी ना शर्मिंदा करें। हाँ जी, कोई और क्यूरी, कोई सीरियस। 77 इन MCS इन फॉर सिक्योरिटी, एनी चांसेस। कम चांसेस हैं, लेकिन आप उम्मीद रखें, अल्लाह बेहतर करेगा। चांसेस कुछ हैं, माइनर से चांसेस हैं, लेकिन उम्मीद रखो।
बायो इन्फॉर्मेटिक्स में अगर 36 मेरिट पोजीशन है, नहीं आ सका तो सेकंड मेरिट में या थर्ड में ज़रूर आ जाएगा आपको। हाँ जी निमरा शेख, आपका सेकंड में इंशाल्लाह आ जाएगा 29 मेरिट पोजीशन वाले का। विलिंग सर्टिफिकेट पे ड्यूरेशन 4 ईयर लिखा है, इसका मतलब ये है कि आप जो मास्टर्स की डिग्री है वो विद इन 4 ईयर कंप्लीट करेंगे। 4 ईयर मास्टर्स की डिग्री अगर आप 4 ईयर से ज़्यादा नहीं कर सकते। 34th मेरिट पोजीशन इन सरफेस आपका इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरिट में आ जाएगा। 64th मेरिट आपका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि उम्मीद रखें फोर्थ या थर्ड में आपके चांसेस बन जाएंगे। ये सनद वाले का कमेंट मुझसे मिस हो गया है, कुछ तो उसने कहा था एसएससी सर्टिफिकेट सनद होती है। यार मैंने बताया था कि आपके पास अगर सनद है तो वो भेज दें, अगर नहीं है तो आप लोगों को जो ऑफिशियल वो मिलता है डीएमसी मिलती है बोर्ड की तरफ से, वो भेज दें। एमएस रोबोटिक्स इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। इवनिंग की टाइमिंग्स क्या होती हैं? 5 to 8 PM क्लासेस होती हैं। सर डॉक्यूमेंट टेस्टिंग कैसे भी 18th ग्रेड? यार मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वो स्कैन करके भेज दें, अगर ओरिजिनल नहीं हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है 18th या 17th ग्रेड के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्ट करवा दें। MSIT 82 पोजीशन नो, बहुत मुश्किल है ब्रो। ब्रो डेट 31 अगस्त दी हुई है कंप्लीशन ऑफ डिग्री, मेरे फाइनल्स का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन कोई मसला नहीं है। आपकी डिग्री जो है 31 अगस्त तक कंप्लीट नहीं हो रही तो ट्राई ये करो कि आपकी जो रिज़ल्ट है वो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आ जाए। अगर फिर भी ना आए तो आपने फिर भी परेशान नहीं होना, जो भी उनकी तरफ से कोई वार्निंग या ईमेल आए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे कैटर करना है इस चीज़ को। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 124th मेरिट पोजीशन नहीं, बहुत मुश्किल है। एमएस की ड्यूरेशन 2 ईयर्स होती है लेकिन मैक्सिमम 4 ईयर्स है। जिस तरह आपके बैचलर्स की डिग्री जो होती है 4 ईयर्स की होती है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल तक लटका सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मास्टर्स आप विद इन 4 ईयर कंप्लीट कर सकते हैं। मिनिमम ड्यूरेशन 2 ईयर्स है और मैक्सिमम 4 ईयर्स है। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, इसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है, आप बॉर्डर लाइन पे हैं ना, तो थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। अक्सा नेमत माइन इज़ 82, लेट्स सी, थैंक्स, कोई इशू नहीं है। हाँ जी अगर कोई और क्यूरी है तो बताएं, वरना मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पंखे के बगैर बैठा हुआ हूँ। सिस्टम और यार देखो सीक्स कंट्रोल सिस्टम और सीक्स डिजिटल सिस्टम और रिम्स का आईसी डिज़ाइन, देखिए इट्स अप टू यू, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो करें। डोंट लुक एट द स्कोप, जस्ट क्रिएट यूर ओन स्कोप। स्कोप पे ना देखें, स्कोप आप अपना क्रिएट करें, जो आपको बेहतरीन लगता है आप उसमें जाएं, ठीक है, जिसका आपको इंटरेस्ट है। आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। फिज़ा मलिक, ब्रो माय नेम इज़ सेलेक्टेड इन सप्लाई चेन बट आई वांट टू गेट एडमिशन इन एमबीए। आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में मेहरान नाम आ जाएगा एमबीए में, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप फर्स्ट लिस्ट में जो नाम आया है सप्लाई चेन में वो फ़ीस पे करें। अगर आप फ़ी पे नहीं करेंगे अगली लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, तो सेकंड लिस्ट में आपका एमबीए में नाम आ जाएगा, तो आप स्विच कर सकते हो। सर मैंने कंट्रोल सिस्टम और सी किधर गया, सॉरी मिस हो गया मुझसे, हेल्थ केयर में अप्लाई करना है बट हॉस्टल ऐप में दूसरी फिर वो हॉस्टल वाला जो फॉर्म होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है, जिस प्रोग्राम में आपका मेरिट हाई है ना उस मेरिट वाले प्रोग्राम को उठाता है, तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपने लेना है फॉर एग्जांपल एमबीए में एडमिशन लेना है, लेकिन आपका जो लिस्ट में हॉस्टल फॉर्म में शो हो रहा है वो किसी और प्रोग्राम का शो हो रहा है, वो इस वजह से शो हो रहा है कि आपका मेरिट नंबर वहाँ पे हाई था, तो जो नेक्स्ट हॉस्टल में अप्लाई करते हुए फॉर्म जो होता है ना, जो मेरिट पोजीशन पिक करता है आपके नंबर आपके नाम के अगेंस्ट, वो हाईएस्ट मेरिट वाला प्रोग्राम करता है, उससे कोई इशू नहीं होगा। ईएमई के हॉस्टल के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, वो कल तक इंशाल्लाह लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। वो एमसीएस वाला उस पे आप लोग देखें, बैंक ड्राफ्ट होता है वहाँ पे उसकी डिटेल भी दी होती है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाउ मैनी सीट्स आर देयर फॉर, अराउंड 90 सीट्स हैं एमबीए के लिए। तो अगर आपका मेरिट नंबर विद इन 130 है तो आपका आ जाएगा अगली सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी एक लिस्ट में नाम आ जाएगा। हाँ जी, अगर आपके पास फीस आपने पे नहीं की फिर भी अप्लाई कर दें, मैंने यही स्टार्ट में कहा था। मुश्किल है, मुश्किल है। 82 मेरिट पोजीशन बहुत मुश्किल है। विद इन 60 वाले कुछ उम्मीदें रखें। ठीक है जी, आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों की क्यूरीज़ का जवाब दे दिया। अगर आप लोगों का एडमिशन नहीं हुआ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप लोगों के पास कई बेहतर अपॉर्चुनिटी है। आप लोग सिर्फ ये समझें कि नस्ट आपके काबिल ही नहीं है, आप लोग इससे बहुत अच्छी बेहतर जगह डिज़र्व करते हैं। वक्ती तौर पे आप लोगों को फ़ील होगा, लेकिन ज़िंदगी की एक स्टेज आएगी जब आप लोगों को ये एहसास होगा कि शायद अल्लाह ताला ने जो मेरे लिए किया था वो सबसे बेहतरीन फ़ैसला था। तो अल्लाह's प्लान इज़ मच बेटर देन आवर्स। ओके जी, 37th मेरिट पोजीशन, हाँ इंशाल्लाह आपका हो जाएगा नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट में। अगर आपके पास ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट है तो कोई ज़रूरत नहीं है अटेस्टेशन की उस्मान। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आप एग्ज़ाम कंट्रोलर से अटेस्ट करवाएं, ये कंपलसरी होगा फिर। ठीक है, ओके जी, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।